यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहले तो आप इतने सारे रिवीजन लेक्चर देखते हो, उसके बाद भी लेक्चर को लाइक नहीं करते हो करके, ठीक है। मैंने आज तक नहीं बोला लेक्चर को लाइक कर दो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बट कल मेरी टीम मुझे कुछ डेटा बता रही थी। उस डेटा में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर को देखते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी नया लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और ये टॉपिक है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब एक बात समझना, सबसे पहली चीज तो ये डिडक्शन क्या होता है। तो डिडक्शन कैसे मिलता है कि सबसे पहले आप एक काम करिए, 5 हेड की टोटल लगा दीजिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की। उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन ले लीजिए, आपको मिल जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम, और वो नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब एक चीज समझना, डिडक्शन जो है ना वो कभी भी आपके ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 लाख है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख का ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जो भी आपको डिडक्शन इस साल में नहीं मिला मान लो, तो वो डिडक्शन क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप उसको कोई कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर सकते। इस साल में वो लैप्स हो जाएगा। इस साल में डिडक्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। अब एक और चीज समझना, जो डिडक्शन होता है ना वो कभी भी आपको स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने नहीं मिलता। जो आपके स्पेशल रेट्स की इनकम होती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, उस पर 10% की रेट से टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले पे आपका 15% की रेट से टैक्स लगता है। और जो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की इनकम होती है, जैसे आपको पता रहेगा विनिंग की इनकम होती है, उस पर 30% की रेट से टैक्स लगता है। तो इसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब एक चीज समझना, यहां पे अपन देखेंगे सबसे पहले पेमेंट रिलेटेड कुछ डिडक्शन, कि जब आप कुछ पेमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, और उसमें सबसे पहला डिडक्शन है दैट इज एटीसी का। अब एटीसी क्या बोलता है कि आप यहां पे कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट दे रखी है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब ये डिडक्शन जो मिलता है किसको मिलता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। तो ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, और इसमें डिडक्शन मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं? 1,50,000 का लिमिट रहेगा। 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ही आता है इन्वेस्टमेंट करना क्या है। तो सबसे पहले तो एक काम करिए ना, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसका प्रीमियम पे कर दीजिए। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम पे लेनी है? या तो आपके खुद के नाम पे लेनी है, एसएससी के नाम पे, अगर इंडिविजुअल है तो एसएससी के नाम पे, उसके स्पाउस के नाम पे एंड चिल्ड्रन के नाम पे। एसएससी के नाम पे, स्पाउस के नाम पे और चिल्ड्रन के नाम पे। और अगर एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के नाम पे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसका जो प्रीमियम पे करेंगे उसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे डिडक्शन का एक रेस्ट्रिक्शन होता है। और रेस्ट्रिक्शन कैसे होता है कि अगर मान लो आपने पॉलिसी लिए, वो पॉलिसी 1/4/2012 से पहले लिए, पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/2012, तो उस केस में आपका जो प्रीमियम है ना वो आपके पॉलिसी वैल्यू के कभी भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जितना आप प्रीमियम पे करेंगे और पॉलिसी वैल्यू का 20% विच एवर इज लोअर रहेगा, उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू का मतलब होता है सम एश्योर्ड, के कितना सम एश्योर्ड है, कल उठ के खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड योर सम एश्योर्ड। तो जो सम एश्योर्ड रहता है पॉलिसी वैल्यू है, उसका 20% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लो आपका जो पॉलिसी है उसका जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है, तो 10 लाख जो सम एश्योर्ड है, अब एक बात बताओ उसका 20% कितना होगा? 2 लाख होगा। अब आपने जो प्रीमियम पे किया, फॉर एन एग्जांपल 2,50,000 पे किया, तो विच एवर इज लोअर कम्स टू द 2 लाख, तो यहां पे डिडक्शन आप 2 लाख का ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन है वो आप 1,50,000 का ही ले सकते हैं। अब एक चीज समझना, यहां पे अगर आपने पॉलिसी 1/4/2012 या उसके बाद में लिया, तो उस केस में आपकी ये जो लिमिट रहेगी ये 10% हो जाएगी। मींस 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा का प्रीमियम है वो अलाउ नहीं होगा। तो जितना प्रीमियम पे किया और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन एक चीज समझना, अगर पॉलिसी आपने 1/4/2013 के बाद किसी भी हैंडीकैप के नाम पे ली है, अगर कोई भी पर्सन डिसेबल है, डिसेबिलिटी है, या कोई पर्सन है वो सफरिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिजीज है और उस पर्सन के नाम पे कोई पॉलिसी ली है, तो उस केस में ये लिमिट है वो 15% हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उसका प्रीमियम पे करते, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कितना डिडक्शन मिलेगा? पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ली है तो जो भी प्रीमियम पे किया और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। पॉलिसी 1/4/2012 है, उसके बाद में ली है तो जितना प्रीमियम पे किया और पॉलिसी वैल्यू का 10% विच एवर इज लोअर। पॉलिसी 1/4/2013 है, उसके बाद में ली है किसी हैंडीकैप के नाम पे, तो उस केस में क्या होगा? जितना भी आपने प्रीमियम पे किया और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक काम करिए, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसके लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है? अगर मान लो एसएससी इंडिविजुअल है तो उसके खुद के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, और अगर एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के नाम पे आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में एक बात समझना, जो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है या तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो यहां पे डिडक्शन ले सकता है। तो एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो कि एसपीएफ में जाता
जाता है, आरपीएफ में जाता है या एएसएफ में जाता है तो एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है। उसके बाद में अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जो एनएससी का इंटरेस्ट रहता है ना, उस इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन ले सकते हैं। कैसे कि जो भी एनएससी का इंटरेस्ट मिलेगा पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले लीजिए, ऐड कर दीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और उस पर वापस से आप डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी में। तो एटीसी में एनएससी का जो इंटरेस्ट रहता है ना, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, जब भी आप कोई हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन के रीपेमेंट के टाइम पे दो चीजों का रीपेमेंट होता है। एक तो इंटरेस्ट का, जब भी आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट का तो पेमेंट ही होता है। तो जब भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24 में लेते हैं। अंडर सेक्शन 24 में इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो एटीसी में ले सकते हैं। तो अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था, और हाउसिंग लोन किसके लिए लिया था, या तो परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, और अब आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे तो रीपेमेंट करते टाइम जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन आप यहां एटीसी में ले सकते हैं। नहीं तो आप एक काम करिए, बैंक में एक एफडी खुला दीजिए जो 5 साल या उससे ज्यादा के लिए है। तो बैंक या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में आपने 5 ईयर्स या मोर के लिए फिक्स डिपॉजिट आपने खोला, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया जो 5 साल के लिए होनी चाहिए, तो उस केस में आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं। नहीं तो एक काम करिए, आप अपने बच्चों का ट्यूशन फीस पे करिए। तो जो भी बच्चे हैं उनका ट्यूशन फीस अगर आप पे करते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों का ट्यूशन फीस पे करना है और वो फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया होना चाहिए, तो ट्यूशन फीस का आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं। नहीं तो आप एक काम करिए, नाबार्ड में इन्वेस्ट करिए, नाबार्ड के कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करिए, या फिर आप यूलिप खरीदिए। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ही होती है। तो आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर म्यूचुअल फंड या यूटीआई की कुछ नोटिफाइड यूनिट्स होती है वो आप खरीदते हैं तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आप यूटीआई और म्यूचुअल फंड का अगर पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, किसका, यूटीआई म्यूचुअल फंड का पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, किसी भी गर्ल चाइल्ड के लिए आप एक काम करिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करिए। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आप प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उस टाइम उसके लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको यहां पे एटीसी में मिल जाएगा। तो एक बात समझना, यहां पे इतने सारे पेमेंट दे रखे, सब तो याद हो नहीं सकते। आप कैसे कैसे याद रख सकते हैं? सबसे पहले अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दिया आपको डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर आप एक काम करिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में पैसा डालिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा, या एम्प्लॉय ने एसपीएफ में पैसा डाला, आरपीएफ में पैसा डाला, या फिर अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड में पैसा डाला, डिडक्शन मिल जाएगा। एनएससी का इंटरेस्ट है और एनएससी में जो जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया, प्रिंसिपल अमाउंट, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। या फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस है उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में आप 5 इयर्स के लिए एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर डिडक्शन ले सकते हैं। आप अपने बच्चों का ट्यूशन फीस पे करते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों का, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। नाबार्ड में इन्वेस्ट करिए, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करिए, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन्वेस्टमेंट उसमें पैसा डालिए तो आपको यहां पे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो क्या करता है कि एनपीएस में पैसा डालता है, एनपीएस टायर 2 में करके। टायर 1 का डिडक्शन ऑलरेडी एटीसीसीडी 1 में मिलेगा, तो एटीसीसीडी 1 में जो है वो टायर 1 का मिलता है, टायर 2 में अगर वो पैसा डालता है तो यहां पे उसको डिडक्शन मिलेगा। नॉट मोर रिलेवेंट पॉइंट, बिकॉज एक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है करके, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद में यहां पे मैंने ये दे रखा है कि कुछ कंडीशन अगर वायलेट हो गई, जैसे 5 इयर्स के लिए आपने एफडी बनाई थी और वो 5 इयर्स की एफडी बीच में ही आपने तोड़ दी, तो जिस ईयर में आपने एफडी तोड़ दी उस ईयर में वापस से वो डिडक्शन जो आप पहले आपने लिया था वो आपकी इनकम बन जाएगी। चलिए उसके बाद में एक नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द 80CCC। 80CCC क्या बोलती है कि आप एक काम करिए, किसी भी पेंशन स्कीम है, अगर एलआईसी का या किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम, जैसे एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी के जो पेंशन स्कीम होते हैं उसमें पैसा डालिए, इंडिविजुअल को यहां पे डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। आप मुझे बोलेंगे कि सर पेंशन स्कीम तो एटीसी में भी कवर हुआ था ना, लेकिन आपको पता है एटीसी में जो पेंशन स्कीम कवर हुआ था ना वो किसका हुआ था? सिर्फ यूटीआई म्यूचुअल फंड का। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड का पेंशन स्कीम है तो एटीसी में मिलेगा, लेकिन एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम है तो आपको 80CCC में डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 1,50,000 का यहां पे डिडक्शन मिलता है। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 80CCD, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यह सेक्शन बोलती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम को बहुत सारे लोग न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, जिसको अपन एनपीएस बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, या नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, अटल पेंशन योजना भी बोलते हैं। तो 80CCD में डिडक्शन मिलेगा। आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है? या तो आप डालिए पैसा कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, या जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, या अटल पेंशन योजना बोलते हैं, उसमें अगर आप पैसा डालते हैं आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा?
सबसे पहले तो अगर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो जो खुद का कंट्रीब्यूशन रहता है ना, सबसे पहले मैं सैलरी एम्प्लॉय की बात करूंगा, तो सैलरी एम्प्लॉय के केस में जो खुद का एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जितना एम्प्लॉय ने खुद ने कंट्रीब्यूट किया और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। और यहां सैलरी की डेफिनेशन में आप क्या लेंगे, या तो बेसिक, एक तो बेसिक सैलरी लेंगे और उसके साथ डीए इन टर्म्स लेंगे। तो बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स है, उसका आप 10% लीजिए और एम्प्लॉय ने खुद ने कितना कंट्रीब्यूट किया, विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन आपको 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में मिलेगा, 80 सीसीडी 1 में। लेकिन अगर आप मान लो एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं कोई एम्प्लॉय तो हूं नहीं, तो मैं जो है मैं बिजनेस करता हूं, क्या मैं भी डाल सकता हूं इस पेंशन स्कीम में पैसा? आंसर इज यस। और लेकिन मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा पता है? जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया और 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। तो जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। तो देखो बेटा, 80 सीसीडी किस चीज की बात करती है? आप पैसा डालते हैं या तो एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, अटल पेंशन योजना भी बोलते हैं। अगर आप इसमें पैसा डालते हैं आपको डिडक्शन मिलेगा। 80 सीसीडी 1 क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? आपका जितना खुद का कंट्रीब्यूशन है और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। अब एक चीज समझना, इसमें जब आपका खुद का कंट्रीब्यूशन जो करते हो, इसमें अगर डिडक्शन आपको पूरा नहीं मिलता है तो उस केस में एक सेक्शन हुआ करती है 80 सीसीडी 1B। 80 सीसीडी 1B क्या बोलती है कि एडिशनली आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। आई कैन टेक वन एग्जांपल। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम है, दैट ग्रॉस टोटल इनकम इज फॉर एन एग्जांपल इज 5 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम इज 5 लाख। तो 5 लाख का 20% कितना होगा? मैं बताऊं, 1 लाख होगा। 5 लाख का 20% कम्स टू 1 लाख। अब मैंने क्या किया, मैंने कंट्रीब्यूशन किया है वो 1,70,000 का कंट्रीब्यूशन किया है। तो 1,70,000 का कंट्रीब्यूशन किया और 1 लाख विच एवर इज लोअर कम्स टू 1 लाख। तो मैं बोलूं यहां पे डिडक्शन मुझे 1 लाख का ही मिल रहा है। तो क्या ये 70,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो तो ऐसे ही जा रहा है? तो क्वेश्चन ही आता है क्या मैं उसका डिडक्शन 1B में ले सकता हूं? आंसर इज यस। 1B में मैं डिडक्शन ले सकता हूं, बट मैक्सिमम 50,000 तक ले सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले मैं 1B ले लूं और फिर उसके बाद 80 सीसीडी 1 लूं? आंसर इज यस, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन टेक वन एग्जांपल। जैसे मान लो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है वो यहां पे 1,30,000 था, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन 1,30,000 था और 1 लाख विच एवर इज लोअर इज 1 लाख डिडक्शन मिलेगा। 30,000 का मैं 1B में ले सकता हूं, बट ऐसा कर सकता हूं क्या कि 1B में पहले 50,000 ले लूं और फिर 80,000 में 1 में लूं? ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 80 सीसीडी 1B में पहले 50,000 ले लीजिए और उसके बाद में आप 80 सीसीडी 1 में लीजिए। बिकॉज इसका एक और रीजन ये होता है कि 80 सीसीडी 1 होता है ना, ये आपके 80 सीसीई की एक लिमिट होती है 1,50,000 की। उस लिमिट में 1 आता है बट 1 भी नहीं आता करके, ठीक है? तो ये बेटर रहेगा कि आप एक काम करिए, 1B को आप पहले ले लीजिए 50,000 और जो भी आपका रिमेनिंग रहेगा उसको आप फिर 80 सीसीडी 1 में लीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है ना, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जब भी एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, किसमें? एनपीएस में, तो उस केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये परक्यूजिट माना जाता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। और उसके बाद एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है 80 सीसीडी 2 में, और 80 सीसीडी 2 में एम्प्लॉय डिडक्शन कितना ले सकता है? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे 10% की जगह 14% हो जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में यहां पे 10% की जगह 14% हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो, जब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80, एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2 में करके। और डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। बट यहां 10% की जगह 14% हो जाएगा अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में यहां पे 10% की जगह कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। अब एक और चीज समझना है, यहां पे बेटा एक अमेंडमेंट आया है, ये 14% जो होता है ना कंट्रीब्यूशन का, ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही था, लेकिन अभी ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी लग जाएगा। तो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वहां पे भी ये 14% का लिमिट लगेगा, एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% का लिमिट लगेगा। यहां पे जहां जहां सैलरी की बात होती है तो सैलरी का मतलब होता है आपका बेसिक सैलरी लेना है और उसके साथ डीए इन टर्म्स है वही आपको लेना है। एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना अकाउंट क्लोज करा देते हो,
जो एनपीएस का अकाउंट है आप क्लोज करा के और पैसे निकाल देते हो तो उस केस में क्या होगा, तो मैं बताऊं उस केस में क्या होगा, 60% आपकी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और 40% है वो टैक्सेबल होगा। तो जो भी आप विड्रॉ करोगे, अकाउंट आपने क्लोज करा दिया, तो उस केस में 60% है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 40% टैक्सेबल होगी। इसको ऐसा समझिए ना, एग्रीकल्चर इनकम में क्या होता है, वो टी के केस में 40-60 होता है ना, तो वैसा ही कुछ है, यहाँ पे 40% टैक्सेबल होगा और 60% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और डेथ के केस में अगर पैसा निकालते हैं, अगर डेथ के केस में पैसा निकालते हैं ना, अगर डेथ के केस में पैसा निकालते तो उस केस में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब डेथ हुआ और डेथ के केस में पैसा निकाला तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि आपका अगर पीएफ का बैलेंस था, जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आपने सोचा कि हमारा इस पैसे को एनपीएस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? आंसर इज यस। उसमें कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है, नो नीड टू डू एनी पेड एनी टैक्सेस। आप आरपीएफ का बैलेंस एज इट इज एनपीएस में ट्रांसफर करा सकते हैं। एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं पैसा। पार्शियल विड्रॉ का मतलब होता है कि आपने पूरा अकाउंट क्लोज नहीं करा रहे, आप कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय अगर कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो जितना भी वो विड्रॉ कर रहा है करके, ठीक है, वहां देखना पड़ेगा कि उसका टोटल जो डिपॉजिट था उसमें से अगर उसने 25% तक विड्रॉ किया तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट 25% से ज्यादा का अगर उसका विड्रॉ है तो बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल था वो 10 लाख का बैलेंस था, 10 लाख में से अगर वो 2,50,000 विड्रॉ करता है कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा विड्रॉ करता है तो ज्यादा वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपके साथ चिटिंग होती है, क्योंकि एटीसी क्या बोलता है, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का मिलेगा। एटीसीसीसी क्या बोलता है, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का मिलेगा। एटीसीसीडी 1 में कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यहां पे एक सेक्शन है एटीसीसीई, ये टांग अड़ाती है। ये सेक्शन बोलती है कि आपका एग्रीगेट एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसीडी 1 ये तीनों मिला के आपका मैक्सिमम 1,50,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इस लिमिट में एटीसीसीडी 1 भी कवर नहीं हुआ है एंड एटीसीसीडी 2 कवर नहीं हुआ है। तो एटीसीसीडी 1 भी और एटीसीसीडी 2 है वो इस 1,50,000 की लिमिट में नहीं आएगा, वो कितना भी है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन चालू करते हैं, दैट इज द एटीडी। एटीडी क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। अगर आप एक काम करते हो, करो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो मींस उसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो तो आपको एटीडी में डिडक्शन मिलेगा। या तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, नहीं तो आप एक काम करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाइए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए। बट ये मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन है ना, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है। मीन सीनियर सिटीजन के लिए अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, मीन उसके लिए मेडिक्लेम नहीं है, तो उस केस में अगर आप उसका क्या करवाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। चालू करते हैं, अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो डिडक्शन है ना, ये डिडक्शन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। और यहां पे आपको क्वेश्चन ही आता है, सर किसके लिए कराना है? तो देखो, जो भी आप मेडिक्लेम लोगे, मींस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालोगे, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाओगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कराओगे, सबसे पहली चीज तो सर किसके लिए खर्चा करता है? तो एक काम करिए, अगर इंडिविजुअल एसएससी है तो खुद के लिए करिए, या फिर स्पाउस के लिए करिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करिए। यहां पे चिल्ड्रन के लिए वर्ड यूज हुआ है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए करिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो या तो खुद के लिए, या स्पाउस के लिए, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या पेरेंट्स के लिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो एचयूएफ के केस में क्या करना है, किसी भी मेंबर के लिए करिए तो एचयूएफ को डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे डिडक्शन कितना मिलता है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा उसमें समझने की कोशिश करना। जैसे कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तीनों का मिलके, इंडिविजुअल का, खुद का, स्पाउस का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तीनों का मिलके मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है, मींस खुद स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है और उसके लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है तो 25,000 का लिमिट एडिशनल हो जाएगा और मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, देखो, मैं खुद के लिए, स्पाउस के लिए, मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तीनों का मिला के मुझे मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 का मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो हम तीनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है और उसके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो उसमें 25,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा और टोटल 50,000 यहां लिमिट हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझना यहां पे, अगर मान लो हम तीनों में से कोई सीनियर सिटीजन है और उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया तो क्या उसका डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन सीनियर सिटीजन का मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके नाम पे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम 50,000 का। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे ये 50,000 कोई एडिशनल नहीं है, मींस ये ऊपर वाला जो 25, 25, 50 टोटल हो रहा था, अब ये 50,000 कोई एडिशनल नहीं है, ये उसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिला के मेरा, मेरे स्पाउस का और चिल्ड्रन का
डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, हम तीनों में से कोई सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम डिडक्शन हमको 50,000 ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब एक बात समझना, पेरेंट्स के लिए आपको डिडक्शन अलग से मिलता है। तो पेरेंट्स के लिए कितना मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 का, लेकिन पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगी और 50,000 हो जाएगी। और पेरेंट्स में भी ऐसा ही है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसका अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कर सकते हो, आपको डिडक्शन मिलेगा, बट मैक्सिमम कितना 50,000। बट ये 50,000 कोई एडिशनल नहीं है, ये जो ओवरऑल 50,000 का लिमिट है उसमें इंक्लूड है, मींस मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए डिडक्शन आपको 50,000 मिल सकता है अगर वो सीनियर सिटीजन है तो। अब एक चीज समझना, एचयूएफ के केस में क्या होता है कि एचयूएफ जो है वो अपने मेंबर्स के लिए लेगा तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर जो मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है वो पर्सन अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगी और 50,000 हो जाएगी। और यहां पे भी अगर मान लो वो सीनियर सिटीजन है और उसका अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन ले सकते हो, बट 50,000 का, बट ये 50,000 एडिशनल नहीं है, ऑब्वियसली इस 50,000 में ये जुड़ा हुआ है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, मैं मेरे लिए, मेरे स्पाउस के लिए और मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000, हम में से कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का लिमिट हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 और पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में उनका भी 50,000 हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे कंडीशन है कि ये जो भी आप खर्चे करोगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के वगैरह, ये आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा ना, ये एनी मोड अदर देन कैश में करना पड़ेगा, कैश में नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश में कर सकते हो। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है उसका पेमेंट आप कैश में कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम डिडक्शन आपको 5,000 का ही मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। और वो 5,000 कोई अलग से नहीं है, 5,000 अलग से नहीं है, मींस यहां पे आपका, आपके स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, सबका मिला के जो डिडक्शन मिलता है ना, उसमें मैक्सिमम आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए डिडक्शन जो लोगे वो 5,000 ही ले सकते हो, 5,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 5,000 का ही मिलेगा, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, सबका मिला के मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 का डिडक्शन ले सकते हो और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, यहां पे बहुत बार क्या होता है कि पॉलिसी है, वो पॉलिसी का प्रीमियम आप पे करते हो और वो पॉलिसी 1 साल से ज्यादा के लिए है। जैसे मान लो 1 साल के लिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो 1 ही साल के लिए, तो पूरा डिडक्शन उसी साल मिल जाएगा। लेकिन आजकल ये अलाउ है कि पॉलिसी का पेमेंट आप है वो मल्टीपल ईयर के लिए एक साथ में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 इयर्स के लिए पॉलिसी ली, तो उस केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जितने साल तक वो पॉलिसी इन फोर्स है उतने साल में उसका डिडक्शन मिलेगा। जितने साल के लिए ये पॉलिसी इन फोर्स है उतने साल में उसका डिडक्शन मिलेगा। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे दे रखा है, जैसे मैंने क्या किया कि 60,000 का प्रीमियम पे किया, 5 इयर्स का पॉलिसी लिया, लेकिन ये पॉलिसी मैंने लिया 1/11/2021 को। तो एक बात बताओ, 1/11/2021 को लिया तो मैं बोलूं ये पॉलिसी एक्सपायर होगी 31 अक्टूबर 2026 को, तो मैं बोलूं यहां पे आपका 31 अक्टूबर 2026 को ये पॉलिसी एक्सपायर होगी, तो इसका जो डिडक्शन मिलेगा ना वो प्रीवियस ईयर 21 से लेके 26 27 तक मिलेगा। मींस यहां पे 21 22 से लेके 26 27 तक अगर आप काउंट करोगे तो 6 प्रीवियस ईयर रहेंगे और 6 प्रीवियस ईयर तक ये पॉलिसी इन फोर्स है, तो 6 प्रीवियस ईयर में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, मींस एवरी ईयर आपको 10,000 का डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन आती है दैट इज द एटीयू। एटीयू क्या बोलती है कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना। अगर कोई भी पर्सन दिव्यांग है, मींस हैंडीकैप्ड एसएससी है, तो हैंडीकैप्ड एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सीवियर डिसेबल है तो उस केस में 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन है यहां पे। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एसएससी एटीयू बोलती है कि कोई भी एसएससी है, वो एसएससी मान लो हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में क्या होगा, उसको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1,25,000 का डिडक्शन है वो मिल जाएगा रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है एटीडीडी। एटीडीडी क्या बोलती है कि आप डिसेबल नहीं हो, मींस आप हैंडीकैप नहीं हो, एसएससी हैंडीकैप नहीं है, बट उसका कोई रिलेटिव हैंडीकैप्ड है और आप क्या करते हो उस रिलेटिव का या तो मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा करते हो, या फिर आप क्या करते हो उसके ट्रीटमेंट का कुछ खर्चा करते हो, या मेंटेनेंस के लिए आप कुछ डिपॉजिट कराते हो कहीं एलआईसी वगैरह में, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, ये जो डिडक्शन कब मिलेगी, एटीडीडी। एटीडीडी का मतलब होता है, डीडी को आप ऐसे याद रखेंगे, डिपेंडेंट डिसेबल। सो आपका डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन है, वो डिसेबल है और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप अगर कोई खर्चा करते हो, मेंटेनेंस के लिए उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, तो आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। ये डिडक्शन मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ को। डिडक्शन कितना मिलेगा, 75,000 और 1,25,000। अगर वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, बट अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और एक और चीज बता दूं, ये डिडक्शन आपका फ्लैट डिडक्शन है, मींस आपने यहां पे खर्चा जो किया वो 10 रुपीज का किया तो भी आपको डिडक्शन है वो पूरा 75,000 का मिल जाएगा। अगर आपने 10 रुपीज का खर्चा किया तो भी आपको जो डिडक्शन है वो 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, एटीडीडी।
कि डिपेंडेंट डिसेबल मींस आपका जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल है, आपके उसके ट्रीटमेंट पे कोई खर्चा करते हो या फिर उसके लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 75,000 और 1,25,000 डिपेंड ऑन द डिसेबिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भले 5 रुपए का आपने किया तो भी यहां पे आपको जो डिडक्शन मिल जाएगा वो 75,000 1,25,000 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब होता क्या है। तो मैं बता दूं डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा, जो आपके नियर एंड डियर रिलेटिव होते हैं। कौन कौन नियर एंड डियर, या तो स्पाउस है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन। तो आपके नियर एंड डियर रिलेटिव कौन कौन होते हैं, एक तो स्पाउस है, एक ब्रदर है, सिस्टर है एंड चिल्ड्रन है एंड मदर फादर। तो मैंने क्या बोला, स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर एंड आपके चिल्ड्रन है, वो आपके डिपेंडेंट रिलेटिव होने चाहिए, आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए और उसके लिए आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर एचयूएफ की बात करूं तो एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ करके। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है एटीडीडीबी और एटीडीडीबी क्या बोलती है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एटीडीडीबी को दिल दहला देने वाली बीमारी, अगर मान लो किसी भी पर्सन को दिल दहला देने वाली बीमारी हो जाती है, मींस आपको स्पेसिफाइड, किसी को स्पेसिफाइड डिजीज हो जाए, किसी को ना होनी चाहिए, भगवान करे करके, ठीक है। अगर मान लो किसी भी पर्सन को स्पेसिफाइड डिजीज हो जाती है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं आप, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, एटीडीडीबी दिल दहला देने वाली बीमारी का अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ को। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो ट्रीटमेंट पे जितना भी आपने खर्चा किया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रीटमेंट, और मैक्सिमम 40,000 और 1 लाख विच एवर इज लोअर। 40,000 नॉर्मल केस में, लेकिन अगर पेशेंट है वो सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पे 1 लाख हो जाएगा। तो 40,000 1 लाख और जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। और उसमें से अगर मान लो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ पैसा मिला है, मींस इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको कोई मिला है तो वो आप लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो, या तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना किया और 40,000 और 1 लाख विच एवर इज लोअर, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला वो आप लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा उतने का आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन ट्रीटमेंट किसके लिए कराना है, या तो खुद के लिए, या तो एसएससी का खुद के लिए, या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। और डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा, स्पाउस, मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन। स्पाउस, मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन है, वही आपके डिपेंडेंट रिलेटिव में आएंगे, वो आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए। अब एक चीज समझना, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 3 सेक्शन एक साथ में बताई। एक तो आपको एटीडी बताई, उसके बाद मैंने आपको एटीडीडी बताई और उसके बाद मैंने आपको एटीडीडीबी बताई। तो एटीडी जो था वो एटीडी में क्या था तुम्हारा, लाइक मेडिक्लेम वगैरह। एटीडीडी क्या था, डिपेंडेंट डिसेबल करके, और एटीडीडी क्या है, दिल दहलाने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट। एक चीज ध्यान रखना, एटीडी में जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह किसके लिए पे करना था, या तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या फिर पेरेंट्स के लिए। और एटीडीडी में डिपेंडेंट आपका डिसेबल है, उसका आपको ट्रीटमेंट कराना था, और इसमें क्या था, ट्रीटमेंट कराना था मेंटेनेंस के लिए। और एटीडीडी में क्या होता है, अगर स्पेसिफाइड डिजीज होती है उसका ट्रीटमेंट कराते हैं खुद के लिए या फिर आपके डिपेंडेंट लाइक रिलेटिव के लिए। एक चीज ध्यान रखना, मैं बताऊं, एटीडी वाली सीरीज ऐसी है ना जहां पे डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है, बाकी कहीं पे नहीं हुआ। एटीडी में आपका डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है चिल्ड्रन के लिए, और यहां पे आपके इन 2 सेक्शन में डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है आपके रिलेटिव के लिए। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि एटीडी वाली सीरीज ऐसी है ना जिसमें डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है, बाकी कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड डिडक्शन टॉपिक में यूज नहीं हुआ। एटीडी में हुआ है सिर्फ किसके लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। एटीडीडी और एटीडीडीबी में हुआ है डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। तो यहां पे सिर्फ डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है, बाकी कहीं पे यूज नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन एटीई आता है। एटीई बोलता है, ई का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशनल लोन लेते हो तो अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हो तो उसका जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन हायर एजुकेशन होना चाहिए, या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर भी चलेगा। हायर एजुकेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी कोर्स जो 12th के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल लोन लिया तो उसका जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये डिडक्शन ओनली इंडिविजुअल को मिलता है। और एक बात बताऊं, इसका डिडक्शन आप सिर्फ 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मींस 8 ईयर्स के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं, उससे ज्यादा ईयर के लिए आप डिडक्शन नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, यहां पे सर एजुकेशन किसका होना चाहिए, या तो खुद का होना चाहिए, स्पाउस का होना चाहिए, चिल्ड्रन का होना चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट जो आप उसके लीगल गार्डियन हो। तो किसी भी स्टूडेंट के अगर आप लीगल गार्डियन हो और उसका एजुकेशन है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एजुकेशन खुद का होना चाहिए, या फिर स्पाउस का होना चाहिए, चिल्ड्रन का होना चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसके लिए आप लीगल गार्डियन हो तो आप डिडक्शन यहां पे इंटरेस्ट का ले सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन होती है एटीडबलई। एटीडबलई क्या बोलती है कि अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट है। अब आप मुझे बोलोगे हाउसिंग लोन लिया और उसका इंटरेस्ट है, उसका डिडक्शन तो सर ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में मिलता है ना। एसओपी के केस में 2 लाख का लिमिट है,
और अगर एलओपी डीएलओपी की बात करते हैं तो कुछ लिमिट ही नहीं है। अब एक बात समझना, वहां तो मिलता ही है, अगर वहां पे पूरा इंटरेस्ट एग्जॉस्ट नहीं होता, जैसे एसओपी के केस में मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो आप यहां 80 में ले सकते हैं मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन। कौन ले सकता है? इंडिविजुअल ले सकता है। तो देखो 80 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन लिया और हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां 80 में मिल सकता है मैक्सिमम 50,000 का इंडिविजुअल का। लेकिन बेटा यहां पे बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि लोन आपको जो लेना है वो सिर्फ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लिया है एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और वो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है। दूसरी कंडीशन, जो आपका हाउस का प्राइस है, वो हाउस का परचेज प्राइस आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अप टू 50 लाख। तीसरी कंडीशन, जो लोन सैंक्शन हुआ था वो 16-17 प्रीवियस ईयर में हुआ था, मींस प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ था। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में लोन सैंक्शन हुआ था। चौथी कंडीशन यह है कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन ये है कि आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट हाउस होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट हाउस होना चाहिए, आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप 50,000 का डिडक्शन यहां पे ले सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, 80E, ये डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पे 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन, लोन है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। दूसरी कंडीशन, आपके हाउस का प्राइस है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन जो है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लोन है वो आपके 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए, और सैंक्शन की डेट पे आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो 50,000 का डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, आप पहले 2 लाख का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे। एसओपी के केस में देखो एलओपी डीएलओपी तो पूरा डिडक्शन आप वहां पे ले लो, यहां पे आने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मान लो एसओपी है तो आप एक काम करिए, 2 लाख का डिडक्शन पहले आप हाउस प्रॉपर्टी में लीजिए, और उसके बाद वाला जो बाकी डिडक्शन है वो आप यहां पे 80E में लेंगे। अब एक बात समझना, ये सेक्शन ज्यादा नहीं पूछी जा सकती, आपको एग्जाम में पूछी जाएगी ये वाली सेक्शन 80EE करके। ये सेक्शन भी बोलती है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे 80E भी पढ़ा, लेकिन 80E एक नई सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं और हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है सिर्फ इंडिविजुअल को यहां पे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहां पे डिडक्शन है वो आपको मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा। मैक्सिमम 1,50,000 तक यहां पे आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। 2 लाख का आप हाउस प्रॉपर्टी में ले लीजिए, और उसके बाद मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन है वो आप यहां पे ले लीजिए। लेकिन यहां पे भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि जो आपको लोन लेना है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। दूसरी कंडीशन यह है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एसडीवी उस प्रॉपर्टी का 45 लाख तक होना चाहिए। ये कंडीशन वहां पे नहीं थी। उस वाली सेक्शन में क्या थी? वो कंडीशन थी कि परचेज प्राइस कितना होना चाहिए, और लाइक क्या बोलते हैं उसका लोन का अमाउंट इतना होना चाहिए। इस सेक्शन में वो कंडीशन नहीं है। इस सेक्शन में सिर्फ एक कंडीशन है कि एसडीवी ऑफ आपका प्रॉपर्टी है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी का 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, लोन सैंक्शन होना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में। मींस यहां पे आपके 19, 20, 21, 22 3 साल का पीरियड है। इस 3 साल के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। और भैया जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप 1,50,000 का डिडक्शन यहां पे इस सेक्शन में 80EA में ले सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, देखो 80EA क्या बोलता है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन, लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। दूसरी कंडीशन, जो एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में। एसएससी का लोन जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन उसके पास एक भी हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं करता है करके, ठीक है। और बेटा सिंपल सी बात है, पहले आप डिडक्शन कहां पे लेंगे, वहां पे लेंगे करके हाउस प्रॉपर्टी में, और उसके बाद में अगर कोई बच जाता है तो 1,50,000 तक का डिडक्शन आप यहां पे ले लेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 80EEB। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हैं, आजकल ईबी को आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइक बाइक, नॉट बाइक नहीं बोल सकते करके, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप मान लो लोन लेते हैं ईवी के लिए, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे मिलेगा। ये भी सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, मैक्सिमम 1,50,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहां पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है
कि भैया लोन जो है वो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी से लेना है और यहां पे आपका लोन का जो सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ऑब्वियसली ये है कि आप अगर यहां पे डिडक्शन लेते तो और कहीं डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है तो बिजनेस के केस में मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन ऑलरेडी पीजीबीपी हेड में ले लूंगा। तो जब मैं पीजीबीपी हेड में ले लेता हूं तो यहां पे डिडक्शन नहीं ले सकता मैं, या यहां पे ले रहा हूं तो मैं फिर पीजीबीपी हेड में डिडक्शन नहीं ले सकता। ये सबकी चीजें है, सबके लिए है कि भैया आप डबल डिडक्शन कहीं पे भी नहीं ले सकते। तो दो कंडीशन याद रखनी है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी से लोन लेना है और 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में लोन का सैंक्शन हुआ था तो उस केस में आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो आपने लोन लिया उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां पे मिल जाएगा। चलिए अब अपन चालू करते हैं आगे, दैट इज 80G रिलेटेड टू डोनेशन। सो 80G जो है दैट इज रिलेटेड टू डोनेशन। अब एक बात समझना, इसका डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलता है। इसका मतलब इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सबको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है अनलिमिटेड कैटेगरी और एक होती है तुम्हारी लिमिटेड कैटेगरी। सबसे पहले हम बात करते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी में क्या क्या आएगा। तो देखो अनलिमिटेड कैटेगरी में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो अनलिमिटेड कैटेगरी 50% और एक तुम्हारा अनलिमिटेड कैटेगरी 100%। पहली चीज तो अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी मन में इच्छा है उतना आप डोनेशन कर सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड में क्या है, आपने फॉर एन एग्जांपल यहां पे एग्जांपल के लिए जैसे स्वच्छ भारत कोष है, उसमें आपने 10 करोड़ का डोनेशन किया, आपको 10 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा। आपने 10 रुपीज का डोनेशन किया, आपको 10 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। दैट इज द 100% अनलिमिटेड। 50% अनलिमिटेड में क्या है कि आप जितना डोनेशन करेंगे ना उसका 50% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे आपने डोनेशन किया वो 1 लाख का किया तो आपको डिडक्शन 50,000 मिलेगा। बट अनलिमिटेड आपकी इच्छा है जितना आप डोनेशन कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए एक काम करिए, इंडिया का सबसे पहला पीएम कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी, और ये तीनों लोग जब जब इंडिया के पीएम बने इंडिया में ड्रॉट पड़ गया। आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, और ये जब जब इंडिया के पीएम बने ना इंडिया में ड्रॉट पड़ गया, इंडिया में सूखा पड़ गया करके, ठीक है। इसलिए इनको हम जो डिडक्शन देंगे वो 50% अनलिमिटेड, मींस डिडक्शन 50% ही मिलेगा। जितना आप डोनेशन करेंगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कौन कौन? 4 लोग। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, दूसरा इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन एंड पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। यहां पे इन केस में क्या होगा, आपको 50% डिडक्शन मिलेगा अनलिमिटेड। दूसरा 100% अनलिमिटेड। 100% अनलिमिटेड में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आपने अगर डोनेशन किया नेशनल डिफेंस फंड को, या फिर पीएम नेशनल रिलीफ फंड को, या पीएम केयर फंड को आपने डोनेशन किया, या सीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड को डोनेशन किया, सीएम रिलीफ फंड या एलजी रिलीफ फंड को आपने डोनेशन किया, जिला साक्षरता समिति में डोनेशन किया, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में डोनेशन किया, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ द ड्रग अब्यूज एंड फंड ऑफ द आर्मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे अगर आप डोनेशन करते हैं तो उस केस में आपको 100% अनलिमिटेड डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे? याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जहां जहां पे पीएम आता है, यहां ड्रॉट को छोड़ के, जो ऊपर जो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड था ना उसको छोड़ के, जहां जहां पे पीएम आता है, जहां जहां पे नेशनल आता है, जहां जहां पे सीएम आता है, वहां पे 100%। तो ध्यान रखना, जहां जहां नेशनल आता है, जहां जहां पे पीएम आता है, जहां जहां पे सीएम आता है, वहां पे आपको 100% लेना है। उसके साथ साथ में आपको याद रखना है कि स्वच्छ भारत कोष है, क्लीन गंगा फंड है, और द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज है, और आर्मी के फंड है। वहां पे अगर आप डोनेशन करेंगे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो ये आपकी हो गई अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी में 50% कहां मिलेगा? वो 4 लोगों को, जवाहरलाल नेहरू, उनका बेटी कौन सी थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी। ये जब जब पीएम बने इंडिया में ड्रॉट पड़ गया, इसके लिए 50% डिडक्शन अनलिमिटेड। दूसरा 100% अनलिमिटेड में जहां जहां पीएम आता है, जहां जहां नेशनल आता है, जहां जहां सीएम आता है, जहां जहां एलजी आता है करके, ठीक है। उसके साथ साथ में आपका क्लीन गंगा फंड है, जिला साक्षरता समिति है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज है, और आर्मी के फंड है। वहां पे अगर आप डोनेशन करेंगे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, बट अनलिमिटेड। अब एक चीज समझना, एक होती है लिमिटेड कैटेगरी। अब ये लिमिटेड कैटेगरी में भी होता है 100% और 50%। और लिमिटेड कैटेगरी को कैसे याद रखेंगे? लिमिटेड कैटेगरी का आपका जो कोड रहेगा दैट इज द FOSTC मोबाइल। FOSTC मोबाइल। STC मोबाइल जो होता है वो जैसे आप खरीदते हो फिर बेचते हो 50% डिडक्शन मिलता है ना करके, ठीक है। तो उसमें याद रखना, फो जो है उसमें 100% मिलेगा लिमिटेड,
और एसटीसी मोबाइल में 50% मिलेगा बट लिमिटेड, 50% मिलेगा लिमिटेड। अब फो का मतलब क्या, एफ का मतलब होता है कि अगर मान लो आप फैमिली प्लानिंग के लिए किसी को डोनेशन देते हो, किसको, या तो गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप डोनेशन देते हो तो उस केस में 100% डिडक्शन मिलेगा बट लिमिटेड। और दूसरा तुम्हारा ओ का मतलब होता है फो में एफ का मतलब फैमिली प्लानिंग, ओ का मतलब अगर किसी कंपनी ने, ये सिर्फ कंपनी के लिए, कंपनी ने क्या किया, ओलंपिक एसोसिएशन को या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्पोर्ट्स इन इंडिया, उसके लिए आपने डोनेशन दिया, तो ओलंपिक एसोसिएशन को या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन को इंडिया में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आपने डोनेशन दिया, आपको 100% डिडक्शन मिलेगा बट लिमिटेड। अब एक बात समझना, यहां पे 50% लिमिटेड में क्या क्या आएगा, 50% लिमिटेड में एसटीसी मोबाइल। एच को ऐसे याद रखोगे, अगर डोनेशन दिया हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को। टी का मतलब होता है किसी भी टेंपल के लिए या गुरुद्वारा के लिए या मॉस्क के लिए, सर्च के लिए आपने रिनोवेशन के लिए और रिपेयर के लिए डोनेशन दिया, तो डोनेशन फॉर द रिनोवेशन एंड रिपेयर ऑफ द एनी टेंपल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, उसके लिए अगर आपने डोनेशन दिया 50% लिमिटेड। और यहां पे एसटीसी, सी का मतलब आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, जो चैरिटी का काम करते हैं उन ट्रस्ट को डोनेशन दिया। और एम का मतलब डोनेशन फॉर प्रमोटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए अगर आपने डोनेशन दिया तो उस केस में आपका 50% लिमिटेड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आप समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने आपको क्या बोला, यहां पे लिमिटेड कैटेगरी, लिमिटेड में क्या होता है, दो, एक तो फो एसटीसी मोबाइल, फो में एफ मतलब फैमिली प्लानिंग, ओ का मतलब ओलंपिक, ऐसे याद रखियो 100% डिडक्शन। उसके बाद में एसटीसी मोबाइल 50% लिमिटेड। एसटीसी मोबाइल में एच का मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया, टी का मतलब या तो टेंपल है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, उसके रिपेयर रिनोवेशन के लिए आपने डोनेशन दिया, या फिर एसटीसी का मतलब होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, आपने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, और एम का मतलब होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए आपने कोई डोनेशन दिया, तो आपको 50% लिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझना, ये लिमिटेड का मतलब होता क्या है, तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। आप एक काम करिए, सबसे पहले आपका जो फो और एसटीसी मोबाइल में जितना डोनेशन दिया है वो ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड योर टोटल डोनेशन। अब एक चीज समझना, ये टोटल डोनेशन आपके 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। मींस यहां पे एक लिमिट लग जाएगी, दैट इज 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर है उतना ही आपका एलिजिबल डोनेशन होगा। बट आप मुझे पूछेंगे यहां एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए अपना, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम में से जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है ना उसको हटा दीजिए। जैसे एलटीसीजी है 112 वाला, एसटीसीजी 111 वाला, एलटीसीजी 112 वाला, उसके बाद विनिंग का इनकम है उसको हटा दीजिए। मींस स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो सब जीटीआई से हटा दीजिए, और आप एक काम करिए उस जीटीआई में से ऑल डिडक्शन लेस कर दीजिए एटीजी को छोड़ के। एटीजी क्योंकि वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, एटीजी को छोड़ के जितने डिडक्शन है वो सब लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा ना दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसका 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या करेंगे, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड एलिजिबल डोनेशन। अब एक चीज समझना, जो एलिजिबल डोनेशन होता है ना उसमें से आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे किसको, फो को, क्योंकि फो में क्या हो रहा है 100% डिडक्शन मिल रहा है, और जो बैलेंस बचेगा वो एसटीसी मोबाइल को देंगे और उसमें आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना है, यहां पे इस सेक्शन में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप डोनेशन अगर 2000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको कैश में नहीं करना है। मींस अगर कैश में अगर आपने 2000 से ज्यादा का डोनेशन किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2000 से कम का डोनेशन है या 2000 तक का जो डोनेशन है वो आप कैश में कर सकते हैं, बट 2000 से ज्यादा का डोनेशन है तो वो आप कैश में नहीं कर सकते करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एसटीसी मोबाइल में जो सी वाला चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ना, वो चैरिटेबल ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए एटीजी में। एटीजी में अगर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और उसको डोनेशन किया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए नहीं है। अब एक चीज समझना, डोनेशन अगर आपने काइंड में किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ मनी में डोनेशन किया तो ही डिडक्शन मिलेगा, और अगर कैश में अगर 2000 से ज्यादा का डोनेशन करते हो तो डिडक्शन नहीं मिलता। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि सब एम्प्लॉय मिलकर एम्प्लॉयर को पैसा दे देते हैं और एम्प्लॉयर जो है वो डोनेशन करता है किसी फंड में वगैरह, तो क्या एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया था, एम्प्लॉयर ने आगे जाके सबको डोनेशन कर दिया, तो उस केस में एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन एटीजीजी। एटीजीजी ये बोलती है कि अगर मान लो आप कोई रेंट पे रहते हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं और रेंट पे कर रहे हो और आप एचआरए का डिडक्शन नहीं ले रहे, सैलरी हेड में आपको एचआरए जो है उसका डिडक्शन नहीं ले रहे, मींस एचआरए वहां पे आपको मिल ही नहीं रहा है, एचआरए आपको नहीं मिल रहा है, और अगर आप कहीं हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आप 80GG में डिडक्शन ले सकते हैं। कितना डिडक्शन मिलेगा पता है? जो भी, एक तो आपका 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ मींस मैं बता दूं 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 60,000, हाँ 60,000 पर एनम।
सो 5,000 पर मंथ। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, विच एवर इज लोअर है उतने का आप डिडक्शन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? एक तो मैंने बोला 5,000 पर मंथ, दूसरा तुम्हारा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और तीसरा तुम्हारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई, विच एवर इज लोअर है उतने का आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जहां पे आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, वहां पे आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस जो है, स्पाउस माइनर चाइल्ड या एचयूएफ है, उसके पास वहां पे घर नहीं होना चाहिए। अगर उस प्लेस पे ऑलरेडी घर है तो फिर वहां पे रहो ना, भाड़े पे क्यों रह रहे हो करके, ठीक है। तो वहां पे उनका घर नहीं होना चाहिए, स्पाउस के नाम पे, माइनर चाइल्ड के नाम पे, एचयूएफ के नाम पे, वहां पे घर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हैं 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? तो एडजस्टेड टोटल इनकम मींस आप पहले एक काम करिए, ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए और माइनस ऑल डिडक्शन आप लेस कर दीजिए एक्सेप्ट 80GG। 80GG को छोड़ के बाकी जितने भी डिडक्शन है वो आप लेस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, वो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 80GGA। 80GGA क्या बोलती है? ये ऑल एसएससी के लिए सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप अगर डोनेशन देते हैं तो आपको यहां पे डिडक्शन 80GGA में 100% मिल जाएगा। 100% ऑफ द डोनेशन, मतलब जितना डोनेशन दिया उसका 100% आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन आप पीजीबीपी की इनकम आपकी नहीं है। अगर पीजीबीपी की इनकम है तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी आप डोनेशन करेंगे उसका डिडक्शन 35 में लेंगे ना, अंडर द हेड पीजीबीपी। जब आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो यहां पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद 80GGB क्या होती है और 80GGC, दोनों ही सेक्शन सिमिलर है। 80GGB ये बोलती है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो 100% डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। और 80GGC ये बोलती है कि इंडियन कंपनी को छोड़ के बाकी कोई पर्सन है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो 100% डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे एक कंडीशन है कि अगर मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो आप कैश में नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर देन कैश है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 80JJAA, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 80JJAA ये सेक्शन जो है ना, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। ऑल एसएससी का मतलब होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, हम सबके लिए। हर एसएससी के लिए है अगर आप बिजनेस करते हो और अगर आपकी टैक्स ऑडिट होती है। अगर आप बिजनेस करते हो एंड आपकी टैक्स ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट कब होती है? या तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर आपका जो कैश टर्नओवर है वो अप टू 5% है, मींस कैश रिसिट और कैश पेमेंट अप टू 5% है, तो 10 करोड़ का लिमिट हो जाता है। तो आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, आपकी अगर ऑडिट होती है तो आप ये डिडक्शन ले सकते हो। ये डिडक्शन कब मिलता है? जब आप नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो। आप एक काम करिए, नए नए एम्प्लॉय को जॉब दीजिए और नए एम्प्लॉय को जब जॉब देंगे तो उसको सैलरी पे करेंगे ना, उस सैलरी का पहले तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कहां? पीजीबीपी में, और उसके बाद 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। 30% ऑफ द जो भी सैलरी आप पे करेंगे, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगा ना, उसका डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। सर एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब इस साल जो आपने नए रिक्रूट किए वो एडिशनल एम्प्लॉय माने जाएंगे। अब एक बात समझना, अगर आपका पहला ही साल है बिजनेस का आपका अगर पहला ही साल है, फर्स्ट ईयर है, तो जो भी एम्प्लॉय आप रिक्रूट करेंगे वो सब नए एम्प्लॉय है। लेकिन अगर मान लो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपके ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में मींस ओपनिंग एम्प्लॉय आपके 100 थे, उसमें से इस साल इन्होंने आपने क्या किया, 15 ने ज्वाइन किया, और मान लो 10 एम्प्लॉय आपका जॉब छोड़ के चले गए, तो मैं बताऊं लास्ट में आपके पास 105 बचे। सो टोटल एम्प्लॉय यहां पे 105 लास्ट में बचते, तो यहां पे क्या एडिशनल एम्प्लॉय आपके 15 लेंगे? ना बाबा ना, यहां पे एडिशनल एम्प्लॉय सिर्फ 5 लेंगे, और 5 को जो सैलरी आप पे करेंगे उसका 30% का डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या होता है, जितना इंक्रीमेंट हुआ, ओपनिंग देखिए, क्लोजिंग देखिए, कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो आपके न्यू एम्प्लॉय माने जाएंगे, और उनको जो सैलरी पे किया उसका डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। और ये डिडक्शन आप 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर तक ले सकते हैं। मींस इस साल आपने डिडक्शन लिया, फिर अगले साल आपने लिया, फिर अगले साल लिया। मींस इस साल जो नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए उसका इस साल ले लीजिए, अगले साल जो नए एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे उसका अगले साल ले लेंगे, उसके अगले साल जो रिक्रूट करेंगे उसका अगले साल लेंगे। मींस मैक्सिमम 3 इयर्स तक आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, यहां पे कंडीशन है कि जो एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह आप पे करोगे वो अदर देन कैश होना चाहिए। मींस आप कैश में पे नहीं करोगे करके, ठीक है। आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप कैश या बियरर चेक वगैरह है उससे आप सैलरी का पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे इस डिडक्शन के लिए वो वाला एम्प्लॉय नहीं आएगा जिसका सैलरी 25,000 से ज्यादा है। तो जिसका सैलरी 25,000 से ज्यादा है उस एम्प्लॉय को हम न्यू एम्प्लॉय में नहीं लेंगे, मींस उसके लिए आपको डिडक्शन यहां पे नहीं मिलेगा। दूसरा, वो वाला एम्प्लॉय भी नहीं आएगा जिसने 240 डेज के लिए सर्विस रेंडर नहीं की है।
मींस इस साल में कम से कम 240 डेज तक उसने जॉब किया है तो वो एम्प्लॉय को लेंगे। अगर 240 डेज से कम जॉब किया है तो उस एम्प्लॉय को इसमें नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज समझना, एसएससी अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ द अपैरल्स में है या फुटवेयर में है या लेदर में है, मींस जो बिजनेस है आपका वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अपैरल्स है, फुटवेयर है या लेदर है, तो उस केस में ये 240 डेज की जगह आपका 150 डेज का लिमिट रहेगा। मींस 150 डेज तक अगर जिसने रेंडर की है सर्विस उसको आप कंसीडर करेंगे, 150 डेज से कम वाला है उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको आप नहीं लेंगे। आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको आप नहीं लेंगे, मतलब एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट करता है उसी को हम यहां पे लेंगे। और एक और चीज समझना, ऐसा एम्प्लॉय है जिसके लिए अगर गवर्नमेंट ने पूरा अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पूरा कंट्रीब्यूशन, अगर फुल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया है तो उस एम्प्लॉय को भी हम नहीं लेंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखो तो यहां पे न्यू एम्प्लॉय में कौन कौन से एम्प्लॉय को लेना है। पहली कंडीशन यह है कि एम्प्लॉय का सैलरी है वो 25,000 से कम होना चाहिए, 25,000 तक होना चाहिए, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो एम्प्लॉय एटलीस्ट 240 डेज या उससे ज्यादा इस साल में काम किया है, या अपैरल्स के मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर के मैन्युफैक्चरिंग या तुम्हारा लेदर के मैन्युफैक्चरिंग में ये 240 डेज की जगह 150 डेज का लिमिट हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, वो एम्प्लॉय है वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करता हो। और चौथी कंडीशन यह है कि उसके लिए गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पैसा नहीं डाल रही है करके, ठीक है, उस वाले एम्प्लॉय को हम यहां पे कंसिडर करेंगे। अब यहां पे एक और चीज समझना, एक क्लेरिफिकेशन आता है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसने मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके 1 मार्च को जॉब ज्वाइन किया, तो 1 मार्च को जॉब ज्वाइन किया तो इस साल में तो 30 डेज ही जॉब किया, तो इस साल में तो आप उसको न्यू एम्प्लॉय में नहीं मानेंगे, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अगले साल अगर वो पूरा जॉब कर लेता है तो क्या अगले साल के लिए उसको न्यू एम्प्लॉय में कंसिडर करेंगे? यानी आंसर इज यस, अगले साल के लिए आप उसको न्यू एम्प्लॉय में कंसिडर करेंगे और अगले साल आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आपको ये डिडक्शन लेना है ना तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी अप टू द ड्यू डेट ऑफ द ऑडिट। जो ऑडिट की ड्यू डेट होती है दैट इज द 30th सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। मींस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीने पहले आपको ऑडिट करानी पड़ती है, ऑडिट की रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन ATQQB। अब ATQQB क्या बोलती है कि अगर मान लो आप कोई बुक्स लिखते हो या तो लिटरेसी पे या आर्टिस्टिक वर्क की या फिर आपका साइंटिफिक नेचर की बुक है और बुक पे अगर आपको कोई रॉयल्टी मिलती है तो उस केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है ना वो डिडक्शन ले सकता है उस रॉयल्टी का। रॉयल्टी पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दीजिए या बिजनेस में टैक्सेबल कर दीजिए और उसके बाद में आप यहां पे डिडक्शन लेंगे। अदर सोर्सेज में नॉर्मली टैक्सेबल होती है रॉयल्टी, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दीजिए और उसके बाद आप यहां पे डिडक्शन लीजिए। डिडक्शन कितना ले पाएंगे पता है? जो भी आपकी एलिजिबल रॉयल्टी है, जितनी आपको एलिजिबल रॉयल्टी है और 3 लाख विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ही आता है एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? तो एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब होता है कि भैया अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिलती है, बहुत बार बुक्स पे आपको लमसम रॉयल्टी मिलती है हर साल, तो जो लमसम रॉयल्टी मिली वही एलिजिबल रॉयल्टी है। लेकिन अगर मान लो आपको बुक्स पे लमसम रॉयल्टी नहीं मिलती है, बहुत बार क्या होता है जो रॉयल्टी है ना वो रॉयल्टी परसेंटेज फॉर्म में मिलती है कि जितनी बुक ऑफ एमआरपी की बुक आपकी बिकेगी उस पर कुछ 20%, 25%, 15%, 10% ऐसे रॉयल्टी मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना एलिजिबल रॉयल्टी के लिए आपका 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ही आप ले सकते हैं। जैसे एग्जामिनर आपको ये ऐसे देगा कि अगर मान लो आपको 3 लाख रुपीस का रॉयल्टी मिला है इस साल और ये आपका 20% ऑफ द बुक सोल्ड है, तो 20% ऑफ बुक सोल्ड है तो पूरे 3 लाख पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3 लाख टैक्सेबल तो पूरा होगा बट आप डिडक्शन कैसे मिलेगा कि 3 लाख जो रॉयल्टी है दिस इज फॉर द 20%, सो 15% कितना होगा? तो 15% के लिए जो प्रोपोर्शनेट आएगा वही आपका एलिजिबल रॉयल्टी होगा डिडक्शन पर्पस के लिए। तो मैंने क्या बोला, देखो डिडक्शन कितना मिलेगा, जो भी आपका एलिजिबल रॉयल्टी है और आपका 3 लाख विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिलेगा। और एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको लमसम रॉयल्टी मिलता है तो जितना रॉयल्टी मिला है वो एलिजिबल रॉयल्टी है, बट अगर मान लो आपको परसेंटेज फॉर्म पे मिलता है तो उस चीज में ध्यान रखना मैक्सिमम 50% है वही आपका एलिजिबल रॉयल्टी बनेगा। अब उसके बाद एक सेक्शन होती है ATRRB। ATRRB ये बोलती है कि अगर आपने कोई पेटेंट डेवलप किया और उस पेटेंट पे रॉयल्टी मिल रही है, आपने पेटेंट किसी और को यूज करने के लिए दिया और उस पर रॉयल्टी मिलती है तो यहां पे डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा पता है? ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा और कितना मिलेगा? जितना आपको रॉयल्टी रिसीव होता है और 3 लाख विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, इन दोनों सेक्शन में ATQQB में और ATRRB में अगर मान लो रॉयल्टी इंडिया के बाहर से मिलती है, इंडिया के बाहर से मिलती है, तो उस केस में बेटा आपको प्रीवियस ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर रॉयल्टी इंडिया में लानी पड़ेगी। 6 मंथ के अंदर अंदर, प्रीवियस ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर
6 मंथ के अंदर अंदर, या फिर टाइम अलाउड बाय द आरबीआई, जो आरबीआई जितना टाइम अलाउ करती है उसमें वो रॉयल्टी इंडिया में रीपेट्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको ऐसा दिया कि 3 लाख का रॉयल्टी है और उसमें से 2 लाख की आप इंडिया में रीपेट्रिएट कर पाए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उसमें क्या होगा कि भैया 3 लाख पूरा ऐड तो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट डिडक्शन लेते टाइम रॉयल्टी आप 2 लाख की लोगे, मींस वही वाली रॉयल्टी यहां पे कंसीडर करेंगे जो आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में ला ली है, रीपेट्रिएट कर ली है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसके बाद एक सेक्शन होती है एटीटीटीए। एटीटीटीए क्या बोलती है कि अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, और ये डिडक्शन मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को, आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट का 10,000 तक आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट है पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो और फिर आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन है वो आपके सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। सेविंग बैंक किसके साथ में होना चाहिए, या तो बैंकिंग कंपनी के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ, या पोस्ट ऑफिस के साथ में, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक सेक्शन होती है एटीटीटीबी। ये एटीटीटीबी का डिडक्शन है, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है। जो सीनियर सिटीजन है ना, उन्होंने कोई डिपॉजिट किया, डिपॉजिट में सेविंग बैंक डिपॉजिट एज वेल एज एफडी का डिपॉजिट भी यहां कवर होता है। एक बात बताऊं, एटीटीटीए में क्या होता है, सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कवर होता है, यहां पे कोई भी इंटरेस्ट कवर होता है। तो वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे है या फिर एफडी पे है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट पहले तो आप क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे, और उसके बाद में आप यहां सीनियर सिटीजन यहां पे डिडक्शन ले सकता है मैक्सिमम 50,000 का, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन ले सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला, सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो जो भी एफडी या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है पहले तो क्या करिए, आईएफओएस में ऐड कर दीजिए, और यहां पे आप 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन है वो यहां पे ले सकते हैं। और अगर मान लो कोई सीनियर सिटीजन एटीटीटी भी लेता है, यहां पे सेविंग और एफडी दोनों कवर होता है, दोनों का इंटरेस्ट, तो क्या वो यहां पे एटीटीटीए में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे डिडक्शन ले सकता है? ना बाबा ना। अगर वो एटीटीटीबी में 50,000 का डिडक्शन ले रहा है 50,000 का, तो यहां पे 10,000 का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने या एओपी बीओआई ने कोई अकाउंट खुला रखा है करके, ठीक है, पार्टनरशिप में या एओपी बीओआई ने कोई अकाउंट खुलवा रखा है, और तो उसका डिडक्शन क्या पार्टनर ले सकता है कि एटीटीटी टीटीबी में? आंसर इज नो भैया, ये नहीं ले सकता। यहां पे डिडक्शन किसको मिलता है, इसमें यहां पे लिखा हुआ था इंडिविजुअल एचयूएफ को, और यहां पे डिडक्शन है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है, मींस इंडिविजुअल को मिलता है। किसी पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई ने अकाउंट खुला रखा है तो उसके पार्टनर या मेंबर है वो कोई इसका डिडक्शन नहीं ले सकते है करके, ठीक है। तो चलिए यहां पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और इस टॉपिक का नाम है आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कम 2, 4, 5 बार इसको सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से चीजें आपको याद रहेगी और रिटेन कर पाएंगे। अच्छा, यहां पे आपके जितने भी रिवीजन लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद टीडीएस है, टीडीएस आज ही अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टीडीएस का, एडवांस टैक्स का। तो मैं बताऊं, इस बार मैंने आपके ऑल टॉपिक जितने भी टॉपिक है ना वो सबका रिवीजन लेक्चर आपके लिए डाला है। मेरा यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाता है, बट आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और फटाफट क्रैक करिए इस बार एग्जाम, बिकॉज सीए फाइनल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और सीए फाइनल में हम बहुत ही अच्छा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप फटाफट इंटर को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप सीए फाइनल में आ जाइए करके, ठीक है। देखो लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो कहीं ना कहीं पे आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। और मैं बताऊं, दुनिया में ऐसा बहुत बार होगा जब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आप जब कुछ भी नहीं हो ना तो सब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, बट जिस दिन आप कुछ बन जाते हो ना तो सब लोग अपने आप वापस आ जाते हैं। जो रिलेशनशिप, जो बाकी सब चीजें हैं, वो सब चीजें मैं बताऊं टाइम के साथ होती है। जिस दिन आपका टाइम होगा ना, सब चीजें वापस आ जाएगी आपके पास में। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, अभी इलेक्शन हुए 4-5 स्टेट्स में, पंजाब में सीएम जो बना भगवत मान करके, ठीक है, 2016 से उनकी वाइफ और वो अलग रहते थे, उनके बच्चे अलग यूएस में रहते थे। जैसे ही वो सीएम बन गए, वो बच्चे भी आ गए, फैमिली भी मिल गई, सब चीजें जो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो ये हैप्पी एंडिंग तभी होती है जब कुछ आप बन जाते हो करके, ठीक है। तो ये आपके साथ भी वैसी ही चीज है, जब जिस दिन आप बन जाओगे ना, जिस दिन आप ऑलरेडी क्रैक कर लोगे अपना इंटरमीडिएट, जिस दिन आप सीए बन जाओगे, उस दिन जो चीजें जो छूट गई है ना पीछे लाइफ में, वो अपने आप वापस से आपको मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड जस्ट आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने इंटरमीडिएट के फ्रेंड है उनके साथ में आप ये लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।